गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेशधर दुबे पुनः आज आप लोगों के समक्ष एसएससी का जो जीएस सेगमेंट है इसी के अंतर्गत भूगोल टॉपिक का डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पुस्तक उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ प्रैक्टिस के प्रश्न भी इंक्लूड किए गए हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि इन प्रश्नों का जो कलेक्शन है यह चैप्टर वाइज मैकेनिज्म में किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार अपनी पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इससे पूर्व के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत सोलर सिस्टम की चर्चा कर रहे थे और आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं ये विगत वर्षों के प्रश्न हैं और इसी के आधार पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चल रहा है सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लेनेट। इसके 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 10 प्रश्नों की चर्चा आज के क्लास में की जाएगी यहाँ पर। और सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिखा गया है कि द मून कंप्लीट रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करता है। तो हमने यह स्पष्ट कर दिया है प्रीवियस एपिसोड में ही कि चंद्रमा का जो एक्सियल मूवमेंट है और चंद्रमा का जो ऑर्बिटल रोटेशन है दोनों एक बराबर है। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। चंद्रमा जितने टाइम में अपने एक्सिस पर एक बार घूर्णन करता है उतने ही टाइम फ्रेम में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसलिए यहां पर जो आंसर होगा कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी एक ही चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगाएगा? एक चक्कर लगाएगा। इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न भी आप देख रहे हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 2022 में एसएससी सीपीओ का एग्जाम था, मॉर्निंग शिफ्ट थी। प्रश्न क्या लिखा गया है? ऑल चेंज इन द वेदर ऑफ द अर्थ आर कॉज्ड बाय द। अर्थात पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं। यहां पर फिलअप करना किसके कारण होते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए क्या एल्टीट्यूड के कारण होता है, क्या टाइड के कारण होता है, ज्वार भाटा, क्या सन के कारण होता है, क्या मून के कारण होता है। तो यहां पर देखिए रोल जो है एल्टीट्यूड भी कुछ न कुछ निभाता है, टाइड का भी कुछ न कुछ भूमिका होती है, चंद्रमा की भी थोड़ी बहुत भूमिका हम मान सकते हैं। लेकिन जो की एलिमेंट है जिसके परिणाम स्वरूप पूरे अर्थ का क्लाइमेट जो होता है सुनिश्चित किया जाता है वह है यहां पर सन। क्या है? सन। क्योंकि सन का ही जब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो उसी के परिणाम स्वरूप जो हमारी प्रेशर बेल्ट है, टेम्परेचर बेल्ट है, जैसे सन एक बार यहां पर होता है इक्वेटर पर, यहां से सन उत्तर की तरफ मूव करता है 23.5 डिग्री पर और पुनः यह साउथ में भी मूव करता है 23.5 डिग्री साउथ में। तो सन जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ में मूव करता है, इसके मूव करने के साथ साथ जो हमारा टेम्परेचर का बेल्ट है ये भी मूव होता है और उसी के साथ साथ जो प्रेशर बेल्ट है ये भी मूव करता है और उसी के साथ साथ जितना भी हमारा कह सकते हैं वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक जो गतिविधियां होती हैं वो संपन्न होती हैं। इसलिए जलवायु का या मौसम का जो निर्धारण होता है पृथ्वी पर प्रमुख रूप से वह किसके द्वारा होता है? सन के द्वारा होता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें, लिखा क्या गया यहां पर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। यहां पर लिखा गया है स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स। अर्थात निम्नलिखित में से कौन या क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? ऑप्शन में क्या क्या लिखा गया है? तारे, ग्रह और चंद्रमा। तो ध्यान रखिएगा स्पेस में जितने भी नेचुरल पिंड हैं उन सबको हम लोग खगोलीय पिंड ही कहते हैं। चाहे वह कोई स्टार हो,
चाहे स्टार का कोई प्लेनेट हो, चाहे कोई एस्ट्रॉयड हो, जो भी है, उन सबको एक ही नाम दिया जाता है, क्या? खगोलीय पिंड। क्या नाम दिया जाता है? खगोलीय पिंड, अर्थात सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा क्या? 1 2 3 कहीं पर है 1 2 3, अर्थात सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। यहां पर आप देख सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स, अर्थात निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? तो इस खोज को किसने किया है? विकल्प में क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है एडविन हबल, फिर लिखा है कार्ल एडवर्ड सागन, फिर यहां पर है चार्ल्स मेसियर, फिर यहां पर है टाइको ब्राहे। तो इन सब में से जिसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, इनका नाम है एडविन हबल। क्या नाम है? एडविन हबल। और इसी के आधार पर हम लोग इसका भी प्रतिपादन करते हैं। एक होता है डॉपलर इफेक्ट। क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट। ये जो डॉपलर प्रभाव होता है, इससे भी यह प्रमाणित होता है कि हमारा जो यूनिवर्स है ये लगातार फैल रहा है। और इसी डॉपलर इफेक्ट में एक इफेक्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं रेड शिफ्टिंग। क्या कहते हैं? रेड शिफ्टिंग। ये जो रेड शिफ्टिंग होती है, इसी से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि जो ब्रह्मांड है या जो यूनिवर्स है ये लगातार बढ़ते हुए दर से फैल रहा है, ठीक ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है। तो ये सब जो प्रमाणित होता है, कब किसके द्वारा होता है? डॉपलर का एक इफेक्ट है जिसको कहते हैं रेड शिफ्टिंग, इससे प्रमाणित होता है। लेकिन अगर देखा जाए किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की है, तो उनका नाम है एडविन हबल महोदय। क्या नाम है? एडविन हबल महोदय। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है काफी बेस्ट है, आप इसको देखें और समझें। लिखा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून्स इज करेक्ट। चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अर्थात स्टेटमेंट वाइज है। यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे, अर्थात अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता रहता है। पहला हो गया। दूसरा क्या लिख रहा है? आफ्टर द फुल मून डे द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजिंग इन द साइज एवरी डे। यहां पे लिख रहा है कि पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता रहता है। तो क्या यहां पर सही है? सही तो यहां पर दोनों बातें, दोनों सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। यहां पर आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसको आइए एक हम स्पेस में समझते हैं कि यहां पर थोड़ा देखते हैं यहां पर क्या है। चलिए यहां पर दूसरा हम कलर ले लेते हैं। यहां पर होता क्या है? सपोज दैट यहां पर है सन, हमारा क्या है? यहां पर है सन, और सन से दूर पर एक पृथ्वी हमारी है, ये है अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ जो मूव करता है वो कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा जो है यह चारों तरफ मूव करता है, किसके? पृथ्वी के। और यह मूव करने के क्रम में ऐसे ऐसे ये चलता है, ऐसे ऐसे मूव करता है। और जैसा आपको यह स्पष्ट होगा कि चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो जब सन इधर है, चंद्रमा इधर है, तो यहां से प्रकाश जो पड़ेगा वह चंद्रमा के इस भाग पर पड़ेगा। और यदि हम पृथ्वी से देखें, कोई व्यक्ति जो पृथ्वी पर स्थित है अगर यह चंद्रमा को देखे, तो चंद्रमा का जो भाग ये देख रहा है, ये भाग कैसा है? ये भाग अंधेरा है। कैसा है? अंधेरा है, अर्थात दिखाई नहीं पड़ेगा। और जब यही चंद्रमा इस तरफ हो जाता है, किधर हो जाता है? इस तरफ हो जाता है, तो यहां पर देखिए सन का प्रकाश इधर पड़ रहा है, और हम अगर इधर स्थित हैं तो हमको चंद्रमा का प्रकाशित भाग दिखाई पड़ता है। तो यह जो स्थिति होती है इसको हम लोग कहते हैं फुल मून। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं फुल मून। थोड़ा इसको सही कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फुल मून। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग फुल मून।
अर्थात ये होता है पूर्णिमा। क्या होता है? पूर्णिमा। यहां पर चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है, और जबकि ये वाली स्थिति होती है इसको कहते हैं हम लोग न्यू मून। ये न्यू मून जो है यहां पर चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ता है, इसको कहते हैं हम लोग अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। यहां पर चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे इधर, तो धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता रहेगा। चंद्रमा क्या होगा? धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा। तो इस स्थिति में जब आप चलते हैं तो यहां पर प्रकाश बढ़ता है। क्या होता है? प्रकाश में वृद्धि होती है। लेकिन जब आप फुल मून से आगे बढ़ते हैं, फुल मून से जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अंधेरा बढ़ता है। तो जो प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आप ध्यान से देखें क्या लिखा गया है यहां पर, अब समझ में आएगी बात आपको। यहां पर लिखा गया है कि अमावस्या के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन बढ़ता जाता है। हमने स्पष्ट किया कि ये क्या होगा? अमावस्या के बाद धीरे धीरे प्रकाश का मान बढ़ता रहेगा और फुल मून तक पूरा दिखाई पड़ने लगेगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा यहां पर लिखा गया है पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार प्रतिदिन घटता जाता है। बात भी सही है। ये धीरे धीरे फिर अंधेरा बढ़ते लगेगा और घटते घटते पूरा अंधेरा हो जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखा गया था सही है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या लिखा गया यहां पर? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट्स लाइज इन द मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? विकल्प क्या लिखा गया है? एरिस, मैकमेक, सेरेस और हाउमिया। तो यहां पर यही बात कर रहा है कि जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में इसमें से कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जो स्थित है, इसी के बारे में हमको जवाब देना है। आप क्या लगता है यहां पर कौन होगा? तो सबसे यहां पर आप ध्यान रखिएगा, एक ही विकल्प यहां पर सही है, और ये कौन सा है? तो ये है सेरेस। कौन है? सेरेस। ठीक है, यहां पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कौन होगा? सेरेस होगा। सेरेस ही है जो इस बेल्ट में दिखाई पड़ता है, अर्थात यहां पर बृहस्पति है और यहां पर कौन है? मंगल। बृहस्पति और मंगल के मध्य में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है कौन? सेरेस। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो यहां पर प्रश्न लिखा गया है इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिखा गया है द रेडिएशन बेल्ट आर जाइंट स्वाथ ऑफ मैग्नेटिकल ट्रैप्ड हाईली एनर्जाइज्ड चार्ज्ड पार्टिकल दैट सराउंड अर्थ, अर्थात विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह हैं। तो यहां पर बताना है ये क्या है। अब ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यहां पर ऑप्शन है वान एलन बेल्ट है, अरोरा है, कुइपर बेल्ट है और चिनूक है। तो आंसर तो वैसे है वान एलन बेल्ट। ये जो वान एलन बेल्ट होती है यह पृथ्वी के सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। कितनी ऊंचाई पर होती है? यह पृथ्वी के सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मिलता है। कौन सा बेल्ट? वान एलन बेल्ट। इसी प्रकार आपको अरोरा मिलता है। जो उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल होता है वहां पर आपको अरोरा की स्थिति देखने को मिलती है। एक अरोरा होता है ऑस्ट्रालिस, एक अरोरा होता है बोरियालिस। जो नॉर्थ पोल होता है वहां पर अरोरा बोरियालिस होता है, जो साउथ पोल होता है वहां पर अरोरा ऑस्ट्रालिस होता है। इसी प्रकार जो कुइपर बेल्ट होता है वो भी हमने कहा कि सोलर सिस्टम के बाहर का पार्ट है, अर्थात नेपच्यून के बाद की स्थिति आती है कुइपर बेल्ट की। इसी प्रकार जो चिनूक है, चिनूक एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि हवा का संबंध इसका है, इसलिए चिनूक के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर जो अगला प्रश्न है लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज हैज अ नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड चारोन, अर्थात निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? यहां पे लिखा गया क्या? हाउमिया, प्लूटो, मंगल और शनि। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर पूछ रहा है कि चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लूटो। क्या नाम है? प्लूटो। तो प्लूटो काफी ज्यादा प्रासंगिक रहता है, इसलिए प्लूटो के बारे में आपको याद रखना है। चलिए
आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी काफी बेहतर यहां पर लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है, व्हाट डू यू कॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन दैट वी कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द ईयरली, मतलब अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। मतलब यहां पर लिखा गया है, आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दौरान रात्रि के शुरुआती भाग में देख लेते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि के शुरुआती कालखंड में देख लेते हैं, और इसी के बारे में हमको क्या करना है, जवाब देना है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए। इस इमेज को देखिए, कितना है यहां पर, 7 है। कितने हैं? 7 है। तो यहां पर हमको जो बताना आंसर वो है उर्सा मेजर। क्या है? उर्सा माइनर है, मेजर, उर्सा मेजर है। उर्सा मेजर में देखिए 7 यहां पर तारे हैं। कितने हैं? 7 तारे हैं, और 7 तारों ये जो दिखाई पड़ते हैं, तो जब रात होती है गर्मियों में, तो शुरुआती जो टाइम फ्रेम होता है उसी में ये दिखाई पड़ता है, उर्सा मेजर। चलिए आगे आते हैं। और ये जो उर्सा मेजर था, ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछा गया है, ये प्रश्न समकालीन मुद्दा था, यह करंट का मुद्दा था, इसलिए प्रश्न यहां पे बना है। बहुत से ऐसे प्रश्न आप इसमें देख रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स के हैं। तो खैर, करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये सब बातें डिस्कस होती हैं, क्योंकि किसी ना किसी टेलीस्कोप से जब इनका इन्वेंशन होता है, खोज होती है, तो फिर इसके बारे में जिक्र किया जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है? विकल्प क्या क्या लिखा गया है? यूरोपा है, फिर है कैलिस्टो है, मकेमेक है, और गैनीमेड है। यहां पर आप इसी को देख सकते हैं, यहां पर ऑप्शन में दिखा गया है। तो यहां पर आप समझिए, जो आंसर होगा यहां पर देखिए, ये सब एक प्रकार से डॉट प्लेनेट के ही यहां पर लिखे गए हैं, जैसे प्लूटो है, इरियस है, सीरस है, फिर होमिया है, ये सब इसी के पार्ट हैं। लेकिन एक जो है, जो यहां पर क्वेश्चन मार्क है, उसका नाम क्या है? तो यहां पर है मैकमेक। क्या नाम है? मैकमेक। तो मैकमेक है जो यहां पर मेंशन है। यह भी हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है, क्योंकि आप यूरोपा की बात करेंगे तो यूरोपा एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। और इसी प्रकार आप गैनीमेड के बारे में देख सकते हैं, गैनीमेड आपका भी एक सैटेलाइट है। तो खैर, आगे आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंडिएस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे वायुवीय ग्रह है? क्या? कौन सा सौर मंडल का सबसे वायुवीय ग्रह है, जिसमें वायु का परसेंटेज सबसे ज्यादा, मतलब गैसियस स्टेज में है? किस स्टेज में है? गैसियस स्टेज में है। उसी के बारे में यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो विकल्प लिखा गया है, नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है, और मार्स है। तो आंसर जो होगा, आप यहां पर देखो, शनि भी जो है, यह भी एक प्रकार से गैसियस प्लेनेट ही है। लेकिन यहां पर अगर ज्यादा हम वायुवीय प्लेनेट की बात करें, तो वह मिलता है नेपच्यून। क्या है? नेपच्यून। नेपच्यून यह पूरी तरीके से कैसा प्लेनेट है? वायुवीय प्लेनेट है, जबकि सैटर्न भी एक गैसियस प्लेनेट के रूप में ही जाना जाता है। यहां पर अगला जो प्रश्न लिखा गया है, जो प्रीवियस हमने प्रश्न डिस्कस किया, उसी के आधार पर आपको लग रहा है, आफ्टर अ फुल मून डे एवरी नाइट द साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून appear to be become thinner than thinner, माने thinner and thinner। फिर है on the 15th day the moon is not visible, this day is known as। अर्थात पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार संकीर्ण होता दिखाई देता है, और 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को क्या कहते हैं? तो हमने जैसा इमेज में बताया था कि जो आपका पूर्णिमा है, जिसको हम कहते हैं फुल मून, उस समय चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है। जो न्यू मून था, अर्थात जब चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ता था, उसको हम लोग कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या। और ये पूरा जो साइकिल होती है, जो चंद्रमा पूरी एक परिक्रमा करता है पृथ्वी की, यह लगभग 29.5 दिन अर्थात 30 दिन में पूरा करता है। तो उसी का आधा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 दिन। क्या हो जाएगा? 15 दिन। तो इसलिए 15 दिन बाद आपको, पूर्णिमा के 15 दिन बाद, ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा के 15 दिन बाद क्या आता है? अमावस्या आता है। फुल मून के 15 दिन बाद अमावस्या, और अमावस्या के 15 दिन बाद क्या? पूर्णिमा। और पूर्णिमा के
एक महीने बाद पुनः पूर्णिमा और अमावस्या के एक महीने बाद पुनः अमावस्या, क्योंकि वो एक साइकिल हो जाएगी ना। तो खैर इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, न्यू मून अर्थात अमावस्या। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। काफी बेहतर प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रेटिड्स नामक उल्का वृष्ट पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देते हैं, अर्थात इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज द मेटियोर्स शावर्ड नेम क्वाड्रेंट्स जनरली विजिबल फ्रॉम अर्थ। अब यहां पर पूछ रहा है कि किस महीने में ये हमको दिखाई पड़ते हैं। यहां पर जो महीना लिखा गया है इस महीने में आप देखिए क्या क्या लिखा गया है। यहां पर अगस्त है, फिर यहां पर लिखा गया है अक्टूबर नवंबर का है, फिर मई और जून का है, फिर दिसंबर और जनवरी का है। तो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दिसंबर और जनवरी का पीरियड, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के पीरियड में होता क्या है कि हमारा आसमान लगभग साफ होता है और चंद्रमा इस समय जब नहीं रहेगी तभी ये हमको दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की उपस्थिति में उतना विजिबल नहीं होता है। चंद्रमा की अनुपस्थिति में अर्थात जब अमावस्या का पीरियड होता है तब जाकर के ये काफी ज्यादा विजिबल होते हैं, जैसे लग रहा है उल्का का वृष्टि हो रही है पृथ्वी से। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला भी यहां पर जो प्रश्न है ये भी काफी बेहतर है, ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें और समझें। क्या लिखा गया यहां पर? लिखा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स में द मीटियोर्स शावर नेम्ड राइट्स बी सीन फ्रॉम अर्थ। निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? तो यहां पर ऑप्शन जो दिया है अप्रैल है, फरवरी है, जून है और अगस्त है। एक महीना है जहां पर ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है और वो महीना कौन सा है? वो महीना है अप्रैल का। क्या है? अप्रैल का महीना है जब यह काफी बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है जहां पर डिस्कशन की आवश्यकता है वहां पर डिस्कशन किया जाए, जहां पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं वहां पर ज्यादा डिस्कशन का कोई औचित्य बनता नहीं है। हाँ, आपको इसके साथ साथ पुस्तक को अवश्य प्रेफर करना है, क्योंकि पुस्तक देखने से आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। वहां का जो एक्सप्लेनेशन है वह काफी डीप में किया गया है, इसलिए आप पुस्तक को अवश्य रीड करें और साथ में आप वीडियो के माध्यम से क्या करें, उस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इनहांस करें। तो यहां पर जो भी मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है यह आपके लिए ही है और आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। यहां पर प्रश्न क्या लिखा गया है कि हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार इज द कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड द ग्रेट बियर मेड अप ऑफ। जैसा पीछे आपने देखा था, ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है। तो यहां पर इमेज से ही आपको स्पष्ट होगा, यह उसी का एक उदाहरण है। और यहां पर जो तारे हैं इन तारों को आप गिन लीजिए कितने तारे हैं। तो 3 देखिए इधर हैं और 4 इधर हैं, टोटल मिला के 7 तारे। देखो कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है एक संरचना बनती है। जब तारे किसी एक संरचना का फॉर्मेशन करते हैं तो वही कहलाता है कॉन्स्टेलेशन। तो यहां पर कितने तारे हैं इस कॉन्स्टेलेशन में? तो टोटल हैं 7 तारे। कितने तारे हैं? 7 तारे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला जो प्रश्न है ये भी काफी बेहतर है। लिखा क्या गया यहां पर कि जो बिग बैंग की थ्योरी है एक्सप्लेन करती है, किसको एक्सप्लेन करती है? तो बिग बैंग की थ्योरी या सिद्धांत का वर्णन है, किसका वर्णन करती है? वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, सितारों की उत्पत्ति, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति। तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, जो बिग बैंग की थ्योरी है यह किसकी व्याख्या करती है? तो आपको स्पष्ट होना चाहिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करता है। किसकी उत्पत्ति की बात करता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 2 सिद्धांत देखने को मिलता है। एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं स्टडी स्टेट का सिद्धांत। क्या कहते हैं? स्टडी स्टेट का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने देखा था हरमन बाडी थे, थॉमस गोल्ड महोदय थे। और जो दूसरा सिद्धांत था जिसके द्वारा यूनिवर्स की उत्पत्ति की बात की जाती है उसमें कौन आता है? बिग बैंग की थ्योरी। अगर बिग बैंग की थ्योरी की बात करें तो इसमें कौन आते हैं? जॉर्ज लैमेंटियर। क्या आते हैं? जॉर्ज लैमेंटियर। तो ब्रह्मांड की जो ये थ्योरी है जिसको हम कहते हैं बिग बैंग की थ्योरी, क्या कहते हैं? बिग बैंग की थ्योरी, ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो जॉर्ज लैमेंटियर। जॉर्ज लैमेंटियर। और अगर पूछा जाए स्टडी स्टेट का थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था?
तो स्टडी स्टेट का थ्योरी जो प्रतिपादित किया गया था, या हरमन बॉडी, क्या है, हरमन बॉडी और थॉमस होल्ड के द्वारा दिया गया था। और यही दो सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में व्याख्या करते हैं। तो आशा है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और प्रीवियस एपिसोड में यहां से प्रश्न पूछा गया था स्टडी स्टेट थ्योरी से। चलिए यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है, व्हाट डू यू कॉल द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ मून्स आर द सैटेलाइट एट व्हिच इट इज नियरेस्ट टू अर्थ। इसका तात्पर्य क्या है पहले समझ लेते हैं। लिखा गया है कि पेरिजी अर्थात चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं। तो चाहे हम पृथ्वी की बात करें चाहे सन की बात करें, दोनों बातें एक ही जैसी हैं। अब वहां पर होता क्या है ये आप ध्यान रखिएगा, यहीं पर हम इसको बना लेते हैं। सपोज दैट यहां पर है हमारा अर्थ, और अर्थ से स्थिति हम देखते हैं किसकी, अलग ही बनाते हैं, यहां पे नहीं बन पाएगा, स्पेस का अभाव हो जाए। अब यहां पर है पृथ्वी, पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा इसकी परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा करने के दौरान दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक स्थिति होती है कि चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर चला जाता है अपने ऑर्बिट पर परिक्रमा करते हुए, और एक स्थिति होती है कि परिक्रमा करते हुए काफी पास आ जाता है। वैसे चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है ये लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, औसत दूरी है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, बहुत ज्यादा दूर पर होता है, तो उस स्थिति को कहते हैं अपभू। क्या कहते हैं? अपभू। और जब नियरेस्ट होता है, सबसे नजदीक होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उपभू। क्या कहते हैं? उपभू। एक होता है पेरिजी, एक होता है अपोजी। क्या होता है? एक होता है पेरिजी और एक होता है अपोजी। तो यहां पर आप प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है पेरिजी अर्थात उपभू, और एक लिखा है अपभू अपोजी। तो यहां पर अपोजी का तात्पर्य होता है उपभू अर्थात दूर, और उपभू का तात्पर्य होता है नजदीक, नियरेस्ट। तो यहां पर निकटतम बिंदु की बात पूछा, किसकी बात पूछा? निकटतम बिंदु, तो वह हो जाता है उपभू। क्या हो जाता है? उपभू। और इसी प्रकार अगर बात कर ले हम सन के केस में और पृथ्वी के केस में, सन और पृथ्वी के केस में, तो जब पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है तो उसको कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। यहां पर हो जाता है अपसौर। किस केस में? जब ये बात आएगी ये हो जाएगा अपसौर। जब ये सूर्य के केस में पृथ्वी की हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा। और यहां पर हो जाता है उपसौर। क्या हो जाता है? उपसौर। एक होता है पेरीहेलियन, एक होता है अपहेलियन। ये है अपहेलियन, एक है पेरीहेलियन। तो आप इस तथ्य को भी याद रखें। और आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहां पर जो लिखा गया है इसको भी आप पढ़ें। क्या लिखा गया है कि IC1101 इज अ, अर्थात IC1101 एक है, क्या है? यहां पर लिखा गया क्या यह एक एस्ट्रॉयड है, शुद्ध ग्रह है, या यह एक गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, या यह एक सुपरनोवा है, या यह एक सैटेलाइट है? तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यह जो IC1101 है यह एक प्रकार का गैलेक्सी है, आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा है। और पृथ्वी जिस आकाशगंगा का पार्ट है, पृथ्वी की बात करें या सन की बात करें, तो सन भी किसी ना किसी गैलेक्सी का ही पार्ट है। तो सन जिस गैलेक्सी का पार्ट है, जिस आकाशगंगा का पार्ट है, उसका नाम है दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? हमारी मंदाकिनी का नाम है दुग्ध मेखला। सन दुग्ध मेखला का पार्ट है, और सन का ही पार्ट क्या है? पृथ्वी है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी गैलेक्सी होती है, मतलब जो भी यहाँ पर आकाशगंगा होती है, सबको गैलेक्सी ही कहते हैं, लेकिन उसी की गैलेक्सी एक है जिसका नाम दुग्ध मेखला है, जिसका संबंध किससे है? सन से है। और सन से संबंध किसका है? पृथ्वी से। चलिए आगे आते हैं। और अगला यहां पर जो प्रश्न लिखा गया है ये भी काफी बेहतर है। लिखा गया है कि द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन टू consecutive न्यू मून इज डेज, अर्थात दो क्रमागत
अमावस्या के बीच लगभग दिन की अवधि होती है? कितने दिन होती है ये पूछ रहा आपसे। हमने स्पष्ट किया है, अगर अमावस्या से अमावस्या का पीरियड लेंगे, अमावस्या से अमावस्या का लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? अमावस्या से अमावस्या ये 30 दिन होगा। क्या होगा? 30 दिन। और अगर पूर्णिमा से पूर्णिमा लेंगे तो क्या होगा? ये भी 30 दिन होगा। हाँ, अगर अमावस्या से पूर्णिमा ले रहे हैं तो कितना होता है? 15 दिन होता है, क्योंकि हाफ डे होता है। इस प्रकार आप चाहे पूर्णिमा से पूर्णिमा को ले लें, चाहे अमावस्या से अमावस्या को ले लें, 30 दिन ही मिलता है, लगभग 29.5 डेज होता है। और अगर हम इसके मध्य की बात करें तो वह कितना होता है? 15 दिन होता है। अर्थात पूर्णिमा से अमावस्या या अमावस्या से पूर्णिमा 15 दिन होता है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 29.5, क्योंकि 29.5 दिन में ही चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है ये भी काफी अच्छा है। लिखा क्या गया है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून। यहां पर पूछ रहा है कि रेडियस का मून क्या है। क्या पूछ रहा है? रेडियस का मून क्या है? तो रेडियस का जो मून मिलता है यह मिलेगा 1.74। क्या? 1.74 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ मीटर है। हाँ, चंद्रमा से पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है यह 3,84,000 किलोमीटर है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कितनी दूरी है? 3,84,000 किलोमीटर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है ये भी काफी अच्छा लिखा गया है कि ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ अपहेलियन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थात उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी रहती है। यहां पर बताना है, हमने देखा आपसे पहले यह स्पष्ट किया है कि पृथ्वी जब सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है तो उसको कहते हैं अपसौर, और जब नियरेस्ट होती है तो उसको कहते हैं क्या? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। एक होता है अपहेलियन, एक होता है पेरीहेलियन। अपहेलियन की स्थिति ये है मैक्सिमम दूरी, अर्थात अपसौर। तो अपसौर के दौरान जो यहां पर डिस्टेंस है पृथ्वी से सन की, यह दूरी आपको मिलती है 152 मिलियन किलोमीटर। कितनी मिलती है? 152 मिलियन किलोमीटर। और यही अगर ये वाली स्थिति आ जाए तो यहां पर डिस्टेंस मिलती है 147 मिलियन किलोमीटर, ये हो जाता है। अगर एवरेज की बात करें, जैसे चंद्रमा की हम एवरेज की बात कर रहे थे 3,84,000, वैसे अगर पृथ्वी की सन से एवरेज अगर हम दूरी की बात करें तो वहां पर मिलता है आपको 149। क्या मिलता है? 149 मिलियन किलोमीटर। तो आप इन तीनों आंकड़ों को याद कर लीजिए कि अपसौर के दौरान, उपसौर के दौरान और एवरेज डिस्टेंस पृथ्वी की सन से क्या है। प्रश्न प्रासंगिक तरीके से पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे भविष्य में, इसको आप 100% याद रखें। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला जो यहां पर प्रश्न लिखा गया है, Which planet is made up of thick white and yellowish color of the sulfuric acid। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? अब यहां पर विकल्प लिखा गया है मार्स अर्थात मंगल, फिर लिखा गया है यूरेनस, फिर लिखा गया है नेपच्यून, फिर लिखा गया है वीनस। आंसर जो सही होगा ये हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र ही है जहां पर सल्फ्यूरिक की मात्रा काफी ज्यादा, सल्फर की मात्रा काफी ज्यादा है। वैसे अगर देखा जाए ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वह इसी शुक्र ग्रह पर ही पाई जाती है। और इतनी वहां पर ग्रीन हाउस गैसें हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज काफी ज्यादा है, इसलिए वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहां पर आपको फिलअप करना है द इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? इसको आपको जवाब देना है। लिखा गया है इनर कोर, मेंटल, आउटर कोर और क्रस्ट। अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्पष्ट नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऐसे 3 पार्ट, एक का नाम है क्रस्ट। क्या नाम है? क्रस्ट। एक का नाम है मेंटल और एक का नाम है कोर। लेकिन कोर का भी 2 पार्ट है, एक होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर। एक होता है इनर कोर। तो जो आउटर कोर होता है ये होता है लिक्विड स्टेज में। किस स्टेज में होता है?
लिक्विड स्टेज में होता है, और ये जो होता है ये होता है सॉलिड स्टेज में। किस स्टेज में होता है? सॉलिड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए उत्तरदायी है वह आपका आउटर कोर है, क्योंकि आउटर कोर में ही जो निकिल और फेरस है, क्या यहां पर प्रमुख एलिमेंट कौन है? निकिल और फेरस। यह निकिल और फेरस इस आउटर कोर में जो है लिक्विड स्टेज में विद्यमान हैं, और इसी लिक्विड स्टेज में रहने के कारण यह एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इससे पृथ्वी एक मैग्नेटोस्फीयर का फॉर्मेशन करती है। पृथ्वी का जो मैग्नेटोस्फीयर है, अगर मान लेते हैं पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जैसे हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं वैसे पृथ्वी का एक मैग्नेटोस्फीयर होता है। तो पृथ्वी का जो मैग्नेटोस्फीयर, जहां तक पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड काम करता है वह 60,000 किलोमीटर तक होता है। कहां तक होता है? 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र को कहते हैं पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आउटर कोर। क्या हो जाएगा? आउटर कोर। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न लिखा गया है इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिखा गया है द प्रोसेस दैट मूव्स, एलिवेट्स और बिल्ड्स अप अ पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। अर्थात किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है, इसका नाम क्या है? यहां पर दिया गया है विकल्प डेनुडेशन अर्थात अनाच्छादन। यहां पर होना चाहिए अनाच्छादन, तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ए है अनाच्छादन। क्या है? अनाच्छादन। आ है यहां पर। फिर लिखा गया है वोल्केनिज्म, ज्वालामुखीय है। फिर लिखा गया है वेदरिंग है, अपक्षयन है। फिर लिखा है पटल विरूपणी। वैसे आंसर जो होगा ये होगा पटल विरूपणी। पृथ्वी के स्थल पर जो स्वरूप बनते हैं, जो स्थल रूप बनते हैं, इसके लिए आंतरिक बल भी उत्तरदायी होता है और बाह्य बल भी उत्तरदायी होता है, और आंतरिक बल का ही एक पार्ट है जिसको कहते हैं पटल विरूपणी। क्या कहते हैं? पटल विरूपणी। तो दो बल होते हैं जो पृथ्वी के स्थल रूप का निर्धारण करता है। एक बल है जिसको कहते हैं आंतरिक बल। क्या होता है? आंतरिक। और एक बल होता है जो बाह्य बल होता है। बाह्य बल के अंतर्गत ही आपका ये डेनुडेशन आता है और क्या आता है? वेदरिंग आती है। लेकिन जो आंतरिक बल है, इस आंतरिक बल का ही एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? कैटास्ट्रॉफी अर्थात पटल विरूपणी। पटल विरूपणी इसी का पार्ट है। तो पटल विरूपण किसका पार्ट है? आंतरिक बल का पार्ट है, और इसी के अंतर्गत दो बातें पढ़ी जाती हैं। एक का नाम होता है महादेश जनक बल। क्या होता है? महादेश जनक बल। और एक बल होता है जिसको हम कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। क्या पढ़ते हैं? पर्वत निर्माणकारी बल। तो इन दोनों की व्याख्या जिसके तहत की जाती है, और इसी के अंतर्गत आती है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसी पटल विरूपणी का पार्ट है जो मंद गति से कार्य करता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा डायस्ट्रॉफी अर्थात पटल विरूपण। क्या होगा? पटल विरूपण। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, अर्थात यह हमारा लास्ट प्रश्न है इस एपिसोड का। यहां पर लिखा गया द बॉडी ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं? तो रात्रि के दौरान आकाश में जितने भी पिंड चमकते हैं इनको एक ही नाम दिया जाता है। पहले विकल्प पढ़ते हैं फिर नाम बताते हैं। यहां पर लिखा गया सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉयड, फिर यहां पर लिखा गया प्लेनेटेरियम, फिर है मेट्रॉइड। लेकिन आंसर जो होगा ये होगा सेलेस्टियल बॉडी अर्थात खगोलीय पिंड। स्पेस में जितने भी हमारे नेचुरल बॉडी हैं उन सबको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं, और ये चमकते हैं तो उनको भी हम क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड ही कहेंगे। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करेंगे, और हम लोग अब जो नेक्स्ट सेशन है उसमें देखेंगे विशेष तौर पर जो भूगोल के अंतर्गत आता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश और देशांतर की चर्चा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।